गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ विथ हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसमें हमने देखा था V अपॉन I इक्वल्स M बाई 2n स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A of our given conductor this quantity is constant. Mass of electron, number of electron per unit volume, electronic charge, relaxation time, length of conductor and cross section area of the conductor. ये भी हमने आपको बताया था कि m by 2n स्क्वायर टाउ ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स m by 2n स्क्वायर टाउ। ये मटेरियल डिपेंडेंट होगा क्योंकि जब मटेरियल चेंज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो जो कोलिजन का जो टाइम होगा वो चेंज होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। अब मेन चीज हमें इस रेजिस्टेंस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है। रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर पर किस तरीके से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। पहले हम मेटल की बात करते हैं। फॉर मेटल, अगर मेटल के बारे में देखो, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, निकेल, कोबाल्ट, ये सब मेटल। इन मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है, देखो अभी देखा आपने, रेजिस्टिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाउ। जब हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो क्या चीज इंक्रीज करेगा? जब मेटल को हीट किया जाएगा या उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब हाफ mv स्क्वायर में ये मास तो बढ़ता नहीं, बढ़ता क्या है? वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर ये चल रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो कोलिजन फास्ट होगा। कोलिजन फास्ट होगा तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कम हो जाएगा। मीन्स रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब मेटल के लिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है।
और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करने से जो रेजिस्टिविटी है ये इंक्रीज कर जाती है मेटल के लिए। इसका मतलब किसी भी मेटल को जब हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और आपने पढ़ा था R इक्वल्स रो एल अपॉन ए, जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो उस समय रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, यानी किसी मेटल को हीट करने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी वायर का रेजिस्टेंस R0 हो और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस RT हो, तो फार्मूला लिखा जाता है RT इक्वल्स R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये टी टेम्परेचर पर किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस होता है। RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा टी। इसको ऐसे प्रूव भी किया जा सकता है, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी वायर का रेजिस्टेंस R0 है, 3 डिग्री सेल्सियस पर RT है, तो जो चेंज हुआ टेम्परेचर में डेल्टा R इक्वल्स RT माइनस R0, RT माइनस R0। और ये जो चेंज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 इंटू डेल्टा टी, R0 इंटू टी। अरे टेम्परेचर को इंक्रीज कराओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा, अगर कम इंक्रीज कराओगे तो रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। और R0 पर डिपेंड करता है, जैसे R0 0 डिग्री पर अगर टेम्परेचर, अगर मान लो पहले से किसी वायर का रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा है तो इंक्रीज भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा R डिपेंड करता है उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस पर और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। T इज नॉट टेम्परेचर, इट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो डेल्टा R इक्वल्स अल्फा R0 T, जहां अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू जितने भी मेटल है सब के लिए लगभग 1/273 पर डिग्री सेल्सियस होता है, पर डिग्री सेल्सियस। 1/273 per degree Celsius is the temperature coefficient of resistance of the all metals. So अगर डेल्टा R की जगह पे ये वैल्यू रख दें आप, R अल्फा R0 T इक्वल्स RT माइनस R0, so RT इक्वल्स R0 प्लस R0 अल्फा T, और इसको हम R0 कॉमन ले लें 1 प्लस अल्फा T। इस तरीके से रिलेशन आता है। टी टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर यानी मेटल का रेजिस्टेंस होता है RT इक्वल्स R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहां R0 उसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर और अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये अगर हम RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा होता है 1/273, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 273 प्लस T/273, या इसको लिखा जा सकता है R0 इंटू T/273, यानी RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है किसी भी मेटल का, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी RT इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। ये तो हुआ मेटल के बारे में। लेकिन अगर एलॉय है, जैसे टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमेल, क्रोमेल, ये सब एलॉय जो है इनको भी जब हीट किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनकी भी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है सेम वैसे। लेकिन जितनी इंक्रीजिंग मेटल में होती है उसके कंपैरिजन में एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है कम बढ़ती है। उसका रीजन ये है, जैसे फार्मूला होता है RT इक्वल्स R0 1 प्लस अल्फा T। अब इसमें
आर टी इक्वल्स आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी में अल्फा जो एलआई के लिए होता है ये मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। एलआई के केस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये मेटल के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए किसी भी एलआई को हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन वो इंक्रीजिंग उतनी उस रेशियो में नहीं होती जिस रेशियो में मेटल में होता है। इसका मतलब एलॉय को भी जब हीट करते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन द कंप्रेशन ऑफ मेटल की वृद्धि बहुत कम होती है। ओके, अच्छा, दूसरा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच पाई जाती है उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, ये सब सेमीकंडक्टर में आते हैं। फार्मूला तो वही है कि टेम्परेचर पर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अल्फा टी आर टी आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर ये नेगेटिव होता है। यहां जब नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। यानी सेमीकंडक्टर को हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी घटती है, सेमीकंडक्टर को हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर ऐसे आप समझे, सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन मिल करके पेयर बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड जब बनाए होते हैं तो वो सब मूव करने के लिए कंडक्टर के अंदर फ्री नहीं होते, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी होती है 0। लेकिन जब इसको हम हीट कर देते हैं, इसे हम गर्म कर देंगे कंडक्टर को, तो बॉन्ड टूट जाते हैं और बॉन्ड के टूटने से तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट होते हैं। उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, यानी कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इसकी डिक्रीज करती है। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। किसी भी वायर का कंडक्टेंस उसके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इस तरीके से किसी भी कंडक्टर को भी हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी घटती है। तीसरा, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स रेजिस्टिविटी, जैसे जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं बैटरी में, सेल में, जैसे H2SO4 है, HCl है, ये सब जब किसी भी लिक्विड को, इलेक्ट्रोलाइट्स को हीट किया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। आपने पढ़ा है फ्लो लिक्विड में कि किसी भी लिक्विड को हीट करने पर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है, और विस्कोसिटी अगर डिक्रीज कर जाएगी तो उसके अंदर फ्री आयंस पहले से ज्यादा फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, अर्थात उसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हीट करने पर इसकी रेजिस्टिविटी घटती है, सेमीकंडक्टर को हीट करने पर इसकी रेजिस्टिविटी घटती है, एलॉय को हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और मेटल को भी हीट करने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ये होता है, कल बताया था आपको, रो इक्वल्स
आर ए बाई एल, रो इक्वल्स आर ए बाई एल। अभी आपने देखा आर इक्वल्स होता है एम बाई 2 एंड इसका टाउ एन टू एल बाई ए, यही है रो। तो आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, तो रो हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। ये रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है आर इंटू ए बाई एल। तो क्या इसको हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम कहें कि मान लो एक वायर है, इस वायर को स्ट्रेच करके खींच करके इसकी लेंथ कर दी गई 3 टाइम्स, और पहले इसका रेजिस्टेंस मान लो R था। जब ये वायर था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था? R था। इसको खींच करके इसका लेंथ 3 टाइम्स कर दिया गया, 3 टाइम्स, या जनरल फार्मूला के लिए निकाले n टाइम्स कर दिया गया, n टाइम्स। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ n गुना बढ़ा दी जाए तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? एक चीज देखिए, पहले इसका रेजिस्टेंस रहा होगा R इक्वल्स रो एल अपॉन ए। एक क्वेश्चन नंबर 1, मान लो पहले L1 था L, और बाद में इसकी लेंथ हो गई L2 इक्वल्स NL। n टाइम्स बढ़ाने का मतलब पहले अगर लेंथ L है तो अब हो जाएगा कितना? NL। तो ये L1 था, ये एरिया मान लो A1 था, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले इसका। बाद में इसका रेजिस्टेंस मान लो R डैश हो गया, रो तो वही रहेगा, क्योंकि अगर किसी तार वायर को आप खींच करके लेंथ बढ़ाओगे तो तार का मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, लोहा है तो लोहा ही रहेगा। अब लेकिन लेंथ बढ़ गई, L2 हो गया, अब एरिया भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, A2। लेंथ बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा, यानी लेंथ अगर बढ़ा तो एरिया डिक्रीज किया, मतलब लेंथ के चेंज होने से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा। ओके, अब फिर इस इक्वेशन सेकंड में 1 से डिवाइड कर दो, तो R डैश बाई R इक्वल्स रो रो कैंसिल, L1 बाय L2 इंटू A2 बाई A1, L2 बाय L1, A1 बाई A2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। R डैश बाई R इक्वल्स L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। बट किसी वायर को जब स्ट्रेच करोगे लेंथ चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा? कौन सा फैक्टर अनचेंज? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ थिक वायर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ थिन वायर। थिन वायर जब उसको स्ट्रेच किया आपने तो उसकी लेंथ बढ़ गई, पतला होगा। तो पहले वॉल्यूम क्या रहा होगा? A1 L1 क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। बाद में वॉल्यूम क्या हुआ? A2 L2। यहां से A1 बाई A2 को लिखा जा सकता है L2 बाई L1, L2 बाई L1। और अगर आप इसको देखें इस इक्वेशन नंबर 3 में A2 बाई A1 को रिप्लेस कर दो, जो A1 बाई A2 है ये, इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो L2 बाई L1। ये हो जाएगा R डैश बाई R इक्वल्स L2 बाई L1 पहले से है, और A1 बाई A2 की जगह पर लिख सकते हो L2 बाई L1। ये हो जाएगा L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। R डैश बाई R इक्वल्स L2 है NL, n टाइम्स बढ़ा दिया, होल स्क्वायर बाई पहले लेंथ L था,
वो ये आ गया एन स्क्वायर, यानी आर डैश जाएगा एन स्क्वायर एल, यानी आर डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जो इसका रेजिस्टेंस था, अब पहले रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो जाएगा? अगर किसी वायर का लेंथ n टाइम्स कर दोगे, उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 2 टाइम्स कर दिए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करके 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अगर किसी वायर का आपने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 3 टाइम्स कर दी एंड 3 रख दोगे तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 का स्क्वायर टाइम्स, 9 टाइम्स। यानी किसी डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि मान लो ये कोई वायर है, इसकी लेंथ को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ कर दी गई, मान लो पहले 10 ओम था रेजिस्टेंस इसका, कितना 10 ओम। इसको आपने स्ट्रेच किया, खींचा और इसकी लेंथ हो गई 2 टाइम्स, डबल हो गई, डबल रेजिस्टेंस हो गया। जैसे डबल रेजिस्टेंस होगा तो इसका न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 टाइम्स का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 10 ओम पहले से था एंड ये हो गया 40 ओम। 2 टाइम्स के लेंथ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, 3 टाइम्स लेंथ बढ़ाओगे, इंक्रीज कराओगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। अगर मान लीजिए 4 टाइम्स रेजिस्टेंस, किसी वायर को खींच करके उसकी लेंथ 4 टाइम्स कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम्स। ओके, क्लियर? अच्छा, अब इसमें आता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। जो नया सिलेबस काटा उसमें दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कोर्स से हट गया है, उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन उसकी जरूरत बहुत जगह पर पड़ेगी। एक लेक्चर की बात है, उसको हम पढ़ लेंगे। इसको तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का किस तरीके का न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं, क्योंकि उसका यूज होगा दूसरे टॉपिकों में, इसलिए उसको हमको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक है जो कि नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, जो कट गया है, निकल गया है सिलेबस से, लेकिन यहाँ पर इसकी यूज होने वाला है कई जगहों पर, इसलिए हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कम से कम एक लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल